नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी घुसपैठिए से आखिरी मुलाकात के बाद। पिछले 3 बार की तरह इस बार भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही निकली कि लखनऊ में मानसून करीब हफ्ते भर देर से पहुंचेगा। मानसून विभाग द्वारा बताए गए संभावित समय को बीते 2 दिन नहीं हुए थे कि लक्ष्मण की नगरी लखनऊ के आसमान में बादल नजर आने लगे थे। मेरा बेहद भावुक किस्म का साथी फोटोग्राफर पत्रकार अरूप पाल आसमान में चहलकदमी करते मानसूनी बादलों की कई फ़ोटो खींचकर ऑफिस में मेरे सिस्टम में लोड कर गया था। मैंने उन सब फ़ोटोओं पर एक नज़र डाली, मगर उनमें से कोई भी मुझे कुछ खास नहीं लगी कि मैं उसे अखबार के लोकल पेज पर लगाकर कोई कैप्शन देता, शहर वालों को बताता कि लो फिर घिराए कारे बदरा, सड़क के गड्ढे सताएंगे बंद ताल पोखरा। मेरा फोटोग्राफर साथी निराश ना हो या सोचकर मैं कभी भी उसकी किसी फ़ोटो को ख़राब या उसकी आलोचना नहीं करता था। बस इतना ही कहता था कि यार कुछ इस टाइप की भी फ़ोटो चाहिए। उस दिन भी मैंने उससे यही कहा कि अरूप कुछ फ़ोटो ऐसी भी लाओ जिसमें बादलों की उमड़ घुमड़ ज़्यादा हो। वह कुछ सेकंड चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला देखता हूँ, फिर चला गया। इसके बाद मैं पेज को जल्दी जल्दी तैयार करने लगा। वैसे तो पूरा पेज देर रात कहीं फाइनली तैयार हो पाता था, लेकिन जिस दिन मुझे फतेहपुर के राधा नगर में कमला वर्मा के पास जाना होता था, उस दिन 7 बजे तक जितना काम हो पाता उसे कर देता, बाकी अपने दूसरे साथी के हवाले करके चल देता। क्योंकि मैं फतेहपुर मोटरसाइकिल से ही जाता था, लगभग 125 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे 2 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता था। वहाँ जाने का प्रोग्राम मैं अपनी साप्ताहिक छुट्टी के एक दिन पहले बनाता था और अगले दिन वहाँ से देर रात ही लौटता था। प्रधान संपादक को भी मेरी इस हरकत की पूरी जानकारी थी, लेकिन एक तरह से वह हम सबको संभाले रखने की गरज से मैनेज किए रहते थे, क्योंकि पेपर की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मालिक ने जिस तामझाम के साथ बड़े पैमाने पर पेपर शुरू किया था, उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जल्दी ही उनके खराब दिन आने वाले हैं। उनकी पार्टी की सत्ता जाते ही वह कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे। उन्हें अपने राजनेता होने, अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उन्होंने पेपर शुरू ही किया था अपनी हनक को और बढ़ाने के लिए। जब तक पार्टी की सत्ता रही तब तक वह कानून के शिकंजे से बाहर रहे। पेपर के लिए फंड की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हुई और वह कानून के शिकंजे में फंसे, वैसे ही फंड की कमी भी शुरू हो गई। पूरे स्टाफ पर खबरों से ज़्यादा विज्ञापन लाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसके चलते स्टाफ के कई अच्छे होनहार लोग पेपर छोड़कर दूसरे पेपरों का रुख कर चुके थे। मैं भी कहीं फिराक में हूँ या अफवाह दिन ऑफिस में उड़ती रहती थी। दरअसल यह सही ही था, क्योंकि मैं एक और बात से भी आहत था कि यहाँ खबरों को छापने को लेकर प्रबंधन का हस्तक्षेप अन्य पेपरों से कहीं ज़्यादा था। अतः मैं भी किसी बढ़िया विकल्प की तलाश में था। उस दिन भी मैं फतेहपुर जाने के लिए जब जल्दी निकलने लगा तो प्रधान संपादक अचानक ही गलियारे में मिल गए। मुझे देखते ही बोले, क्यों महोदय, निकल लिए टूर पर? ऑफिस में सब मेरे और कमला वर्मा के रिश्तों के बारे में जानते थे। संपादक ने वही व्यंग मारा था। मैंने भी बिना किसी लाग लपेट के कहा, सर आप तो जानते ही हैं कि हफ्ते भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद मैं खुद को अगले हफ्ते के लिए री एनर्जाइज करने के लिए जाता हूँ, जिससे अगले हफ्ते भर काम ज़्यादा और बढ़िया कर सकूँ। मेरी इस बात पर वह जोर से हा हा करके हंस दिए। फिर बोले, ठीक है, री एनर्जाइज होते रहो, मगर संभल कर। अच्छा ये बताओ, उस ऐड का क्या हुआ? मैंने कहा, पार्टी ने अभी 1 महीने रुकने को कहा है। इस पर वह कुछ पल मेरी आंखों में आंखें डाले देखते रहे, मानो मेरी बात की सत्यता जानने के लिए उन्हें पढ़ रहे हूँ। फिर हौले से सिर हिलाकर बोले, ठीक है, ध्यान रखना, और हाँ, बाइक धीरे चलाना। वह ऐसे मौके पर मुझे धीरे बाइक चलाने की नसीहत देना कभी नहीं भूलते थे। उनकी यह बात मुझे कुछ देर को उनके साथ इमोशनली अटैच कर देती थी। मैं उस वक्त जल्दी में था। कमला के पास जल्द से जल्द पहुंचने की बेचैनी बढ़ रही थी, इसलिए उनकी इस इमोशनल बात का संक्षिप्त सा उत्तर दिया,
ओके सर, थैंक यू, और हाथ मिलाकर बाहर निकल आया अपनी बाइक के पास। मैं अपनी इस बाइक से आज भी बहुत प्यार करता हूँ। यामाहा की 5 गियर बाइक को मैं इतना मेंटेन रखता हूँ कि लगता है मानो अभी अभी शोरूम से आई है, जबकि लिए हुए 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और कंपनी ने इसका उत्पादन भी बंद कर दिया है। गाड़ी की कंडीशन देखकर मेरे दोस्त कहते भी हैं, तू इसे पहुँचता ज़्यादा है, चलाता कम है। मैं इस जुमले को हंसकर आज भी टाल जाता हूँ। अपनी सी प्यारी बाइक को लेकर महानगर के एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट गया। वहाँ से कबाब, पराठे और रोस्टेड चिकन पैक कराया। इस रेस्टोरेंट वाले ने मुझसे तब से पैसा लेना बंद कर दिया था जब से मैंने इसे पड़ोसी दुकानदार से हुए झगड़े में हवालात पहुंच जाने पर आसानी से छुड़वा दिया था और इसके विरोधी को टाइट भी करवा दिया था। अन्य मामलों में भी आए दिन उसकी कुछ न कुछ मदद करता ही रहता था। इसके चलते वह पहुंचने पर मेरी जमकर हाउ भगत करता है और पैसे भी नहीं लेता। उस दिन भी उसने बैठने और कुछ खाने पीने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा फिर कभी, अभी जल्दी में हूँ। वहाँ से निकलकर मैंने रॉयल स्टैग विस्की की एक बोतल भी लेकर डिक्की में डाल ली और बिना एक पल गंवाए फतेहपुर की ओर चल दिया। तेज़ बाइक चलाना मेरी आदत में शामिल है। अपनी इसी आदत के अनुरूप मैं एवरेज 70-80 की स्पीड से चला और करीब पौन घंटे से कम समय में बचरावा तिराहे पर पहुंच गया। फतेहपुर के लिए बाईं ओर मुड़कर रुक गया। बस स्टेशन के सामने एक पान की दुकान से एक डिब्बी गोल्ड फ्लेक लेकर एक सिगरेट वहीं खड़े खड़े पी और 6 पान भी बंधवा लिए। कमला के लिए 4 मीठे पान अलग से। लगभग 9 बज रहे थे। सड़क पर अब भी चहल पहल थी। तभी मैंने देखा फतेहपुर डिपो की बस फतेहपुर के लिए बस स्टेशन से बाहर निकल रही है। बस करीब करीब पूरी भरी थी। वह मेरे सामने से ही निकलकर धीरे धीरे आगे जाकर आंखों से ओझल हो गई। करीब 10 मिनट बाद मैं भी चल दिया अपनी मंजिल की ओर। मेरा मन कमला तक पहुंचने को मचल रहा था। दोपहर से शाम तक उससे 4 बार बात हो चुकी थी। बछरावा से चलते वक्त मुझे आसमान में कुछ छिटपुट बादल दिखाई दिए थे। आगे की सड़क पतली और गड्ढों से भरी जिगजैग थी, इसलिए बाइक की स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मैंने देखा आसमान घने बादलों से ढक गया है। हवा एकदम शांत थी। सड़क पर अब चहल पहल नहीं, सन्नाटा दिखने लगा था। काफ़ी समय के अंतराल पर इक्का दुक्का बाइक या अन्य वाहन दिख जाते थे। हर तरफ गुप्त अंधेरा था। सड़क से बहुत दूर कहीं एक आध टिमटिमाती लाइट दिख जाती। पूरा माहौल बेहद डरावना लग रहा था। मैं चाहकर भी बाइक की स्पीड बढ़ा नहीं पा रहा था। गुप्त डरावने अंधेरे को बाइक की हेडलाइट काफ़ी दूर तक चीरती आगे आगे चल रही थी और बाइक की आवाज़ भी दूर तक गूंजकर भयभीत कर रही थी। इन सब के चलते मैं आगे कितना बढ़ चुका था या ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा था। जीवन में पहली बार ऐसे घनघोर बादलों से ढके आसमान के नीचे गुप्त अंधेरे में अकेले बियाबान सी स्थिति में गुजर रहा था। अचानक ही पूरा इलाका तेज रोशनी से कौंध उठा। फिर कुछ पलों बाद बादलों की तेज गड़गड़ाहट ने कानों को कुछ देर के लिए सुन्न कर दिया। बाइक का हैंडल मुझसे छूटते छूटते बचा। अब मैं और ज़्यादा सावधानी बरतते हुए स्पीड कम कर आगे बढ़ रहा था। बिजली कड़कने के कुछ ही देर बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। मुझे तब तक इतना याद था कि आगे अभी लालगंज तक कहीं ठहरने की कोई जगह नहीं है। बीच में एक बेहद दयनीय हालत में पेट्रोल पंप जरूर पड़ेगा और कुछ चिटपुट मकान। वहाँ भी रुकने लायक कोई ठिकाना नहीं था। यह रास्ता बरसों से कमला के पास बार बार जाने के कारण काफ़ी हद तक मुझे याद हो गया था। मेरे पास एक ही रास्ता था कि जैसे भी हो जल्दी से जल्दी कमला के पास पहुंचूं। अब मैं कुछ परेशान होने लगा था। इस बीच बारिश तेज हो गई थी। चेहरे पर पानी की बूंदें सिटकी यानी कि छोटा कंकड़ सी लग रही थी। हेलमेट के शीशे पर पानी पड़ने से देखना मुश्किल हो रहा था, इसलिए शीशा ऊपर कर दिया था। इसके बावजूद आंखों पर भी पानी पड़ने से देखने में दिक्कत हो रही थी। थकान अलग महसूस होने लगी थी। अब रह रहकर बिजली चमक रही थी, बादल गरज और बरस भी रहे थे। मेरी मुश्किल बहुत बढ़ चुकी थी। मेरे सामने इस बारिश में भीगते हुए
आगे बढ़ते रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए पूरी हिम्मत के साथ बढ़ता जा रहा था। मगर जैसे इतना ही काफ़ी नहीं था, बाइक अचानक ही लहराने लगी। बैलेंस करना मुश्किल हो गया। रोक कर किसी तरह देखा तो मेरे होश उड़ गए। पिछला पहिया पंचर हो गया था। मेरे दिल की धड़कनें अचानक ही बढ़ गईं। मेरे दिमाग में उस समय बिजली की तरह यह बात कौंध उठी कि यहाँ रुके रहना खतरे का इंतजार करते रहने जैसा है। पतली सड़क के दोनों तरफ के कच्चे फुटपाथ कीचड़ से हो रहे थे। आगे बढ़ते रहना मुश्किल से दूर होते रहना जैसा था। भले ही पैदल ही सही। मैं आगे बढ़ने को हुआ तो मुझे पीछे दूर से 2 हेडलाइट करीब आती दिखाई दी। मैं रुक गया कि शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन देखते देखते 2 बाइक सामने से आगे निकल गई। मैंने उन्हें रोकने के लिए जोर जोर से हाथ हिलाया था, लेकिन दोनों पल भर को भी ध्यान दिए बिना तेजी से आगे निकल गए। इस हालत में भी मैं उन दोनों को दाद दिए बिना नहीं रह सका। ऐसी खराब सड़क और तेज बारिश में भी दोनों बेतहाशा गाड़ी भगा रहे थे। उन्हें देखकर मेरा जोश फिर जाग उठा। तब पैदल चलना मुझे कहीं से समझदारी न लगी और मैं पंचर गाड़ी पर ही पेट्रोल टंकी के एकदम करीब बैठकर धीरे धीरे आगे बढ़ चला। फिर भी गाड़ी बुरी तरह लहरा रही थी। ऐसे ही करीब 20 मिनट चलने के बाद मैं उस दयनीय पेट्रोल पंप के सामने पहुंचा। वहां घुप अंधेरा हर तरफ था। पंप के पीछे कुछ दूर पर बने कमरे की छोटी सी खिड़की की झिरी सी धुंधली लाइट नजर आ रही थी। मैंने बाइक खड़ी कर दरवाजा खटखटाते हुए पूछा, कोई है? 2-3 बार खटखटाने पर अंदर से किसी आदमी ने पूछा, कौन है? तो मैंने उसे पंचर गाड़ी की बात बताते हुए मदद मांगी। इस पर वह अंदर से ही बोला, थोड़ा आगे चले जाओ, बाएं तरफ एक पंचर की दुकान है, शायद कोई मिल जाए, यहाँ कुछ नहीं है। पंचर की दुकान सुनकर मुझे बड़ी राहत मिली। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर हेडलाइट ऑन की। बाईं तरफ देखता हुआ आगे 30-40 कदम ही बढ़ा होऊंगा कि बाइक की रोशनी में एक 8-9 फुट ऊंचे बांस में कई टायर एक के ऊपर एक रखे दिखाई दिए। दूर दराज की पंचर की दुकानों पर दूर से ही दिखाई देने वाला यह एक खास निशान है। मैं स्टार्ट गाड़ी लिए तेज कदमों से उसके पास पहुंचा। फुटपाथ से 10-15 कदम पीछे हटकर एक अच्छी खासी बड़ी सी झोपड़ी थी। कच्ची दीवार पर छप्पर पड़ा हुआ था। छप्पर पर कई टुकड़ों में फटी पुरानी पॉलिथीन भी पड़ी थी। अच्छा खासा चौड़ा दरवाजा था जो बांस के टट्टर से बंद था। टट्टर पर अंदर से मोटे बोरे आदि लगाकर उसे सील किया गया था। उसी दरवाजे पर पहुंचकर मैंने 4-5 आवाजें दी। कहा, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, थोड़ी मदद चाहिए। तब कहीं अंदर से आवाज आई, सवेरे आओ, इतने समय कुछ ना हो पाई। उस विकट सुनसान में एक झोपड़ी में महिला की आवाज सुनकर मैं कुछ पशुपेश में पड़ गया। टट्टर के कुछ सुराखों से जैसी मटमैली पीली लाइट दिख रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि अंदर लालटेन वगैरह जल रही है। मैं यह सोचकर परेशान था कि इस निपट अकेले में कोई महिला अकेले तो होगी नहीं, पुरुष भी जरूर होगा। फिर वह क्यों नहीं बोला? मैं अब अंदर ही अंदर घबराने लगा था। मैंने फिर आवाज़ दी, क्या आगे पास में कोई दुकान मिल जाएगी या बारिश रुकने तक ठहरने की जगह? यह बात भी 2-3 बार दोहराने के बाद बड़ा रूखा जवाब मिला कि अब अत्ती बखत हियाँ कहूँ कुछ ना मिली, आगे लालगंज जाओ, बस वहाँ कुछ मिल सकत है। लालगंज यानी करीब 28-30 किलोमीटर और आगे जाने की बात ने मेरे होश उड़ा दिए। इस बात से ने सासत और बढ़ा दी कि इस बार भी किसी पुरुष के होने की कोई आहट नहीं मिली। फिर से वही महिला बोली थी। अब यह एकदम साफ था कि कोई ऐसा वाहन मिल जाए जिस पर मैं अपनी बाइक लाद कर आगे लालगंज तक जाऊं। क्योंकि रास्ता इतना खराब हो चुका था कि पंचर गाड़ी लेकर आगे बढ़ना अपनी जान को विकट खतरे में डालना था। यह सोचकर मैं ऐसे वाहन का इंतजार करने लगा जो बछरावा की तरफ से लालगंज की तरफ जा रहा हो। 15 मिनट बाद उधर से एक ट्रैक्टर गुजरा। हाथ देने पर उसने रोक भी दिया, लेकिन बात नहीं बनी। उसकी ट्राली भूसे से भरी थी। चारों तरफ बांस बोरों को लगाकर ट्राली से करीब 4 फुट और ऊंचाई तक भूसा भरा था। फिर ऊपर से तिरपाल से ढका था। ट्रैक्टर पर भी ड्राइवर सहित 8 लोग बैठे थे। मैंने अपनी हालत बताकर मदद मांगी तो उन सब ने हाथ खड़े करते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, पीछे अभी कुछ और गाड़ियाँ आएंगी, उनका इंतजार करिए। मैं हाथ मल कर रह गया।
उनकी बात पर विश्वास करने, भीगते हुए और इंतजार करने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी मुझे अपनी अक्ल पर तरस आया कि अपने मित्र धीरेन धीर को फ़ोन करने की बात अब तक मेरे मन में क्यों नहीं आई। शायद वह कुछ इंतजाम कर दे। वह कमला के घर में ही पिछले 3 साल से किराए पर रह रहा था। साथ ही कमला को भी बता दूं कि मैं कैसी मुसीबत में पड़ गया हूँ। बेचारी कब से इंतजार कर रही होगी। मगर यह सोचते ही मेरा दिल धक से हो गया। हाथ तेजी से शर्ट की जेब में गया जिसमें मोबाइल था, जो बुरी तरह पानी में डूब चुका था। मन ही मन कहा, हो गया सत्यानाश। मोबाइल निकालकर ऑन करने की कोशिश की तो वह नहीं हुआ। किस्तों पर लिए गए मेरे 20,000 रुपये के मोबाइल की बारिश ने ऐसी की तैसी कर दी थी। मैं अब एकदम असहाय हो गया था। इसी बीच बाइक एक तरफ लुढ़क गई। फुटपाथ के कीचड़ में उसका साइड स्टैंड धंस गया था, जिससे वह लुढ़क गई। किसी तरह उठाकर मैंने स्टैंड पर फिर खड़ी की। तभी झोपड़ी में हुई कुछ आहट की तरफ मेरा ध्यान गया। मैंने अपना कान उधर लगा दिया। लगा जैसे कोई टट्टर के पास आया। घुप अंधेरे में इस आहट ने मुझे बहुत डरा दिया था। मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थी। तभी सामने तेज बिजली कौंधी। पूरा इलाका रोशनी में नहा गया। एक चमकीली पतली सी सर्पाकार लाइट आसमान में चमकी और क्षितिज पर नीचे को लपक कर गायब हो गई। इसके साथ ही कानों को सुन्न करती बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा एरिया थर्रा उठा। मैं मुश्किल से पैर जमीन पर टिकाए रख सका। बारिश और तेज हो गई। मैंने मोबाइल पैंट की जेब में डाल दिया। तभी मैंने सोचा कि चलूं पेट्रोल पंप वाले को बोलूं कि रात भर के लिए शरण दे दे। लेकिन वहाँ जिस तरह से घुर्रा कर बात की गई थी, उससे हिम्मत नहीं बढ़ी। वहाँ छोटी सी खिड़की के धुंधले से शीशे के उस पार एक बंदूक भी नजर आई थी। उस छोटे से कमरे में शरण मिलने की मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आई। वैसे भी ये पंप वाले किसी को रुकने नहीं देते, और ऐसे सुनसान एरिया में तो बिल्कुल नहीं। मैंने पंप पर जाने का इरादा छोड़ दिया। बहुत देर से लगातार भीगते रहने के कारण अब मुझे अच्छी खासी ठंड लग रही थी। पानी के साथ साथ हवा भी तेज थी। तभी मेरा ध्यान डिक्की में पड़ी रॉयल स्टैग पर गया। सोचा निकाल कर थोड़ी सी पी लूँ तो इस ठंड से राहत मिलेगी, नहीं तो तबीयत खराब होने का पूरा इंतजाम हो गया है। पिछले 1 घंटे में 10 बार चीख चुका हूँ। यह सोचकर मैं डिक्की की तरफ पहुंचा, लेकिन तभी उस ट्रैक्टर के पीछे से उसी महिला की तेज आवाज आई कि अरे यहाँ से आगे चले जाओ ना। डिक्की की तरफ बढ़ा, मेरा हाथ ठहर गया। उसकी इस बात ने मुझे झकझोर दिया कि कैसी निष्ठुर हो गई ये दुनिया। इतनी मुसीबत में बाहर घंटे भर से भीग रहा हूँ। या तो नहीं कहा एक बार भी कि पानी रुकने तक अंदर आ जाओ। सड़क पर खड़ा हूँ, इस पर भी भड़क रही है। सड़क पर अनथराइज दुकान खोल रखी है। हालत ऐसी कि जैसे इसके बाप की जमीन पर खड़ा हूँ। मन में भद्दी सी कई गालियाँ उसे एक साथ देता हुआ मैंने कहा, अरे परेशान ना हो, कोई साधन मिलते ही चला जाऊंगा। अंदर से जवाब मिला, परेशान काहे हुई बे? इस बार उसकी आवाज़ कुछ कर्कश हो चुकी थी। मेरा डर बढ़ता जा रहा था कि आखिर मामला क्या है कि अंदर से कोई मर्द क्यों नहीं बोल रहा है। ये महिला ही बार बार क्यों बोल रही है? सुनसान वीराने इलाके में इसके रुकने का मतलब क्या है? देहात में सड़क पर ऐसी छोटी मोटी दुकानें रखने वाले लोग गोधुलिया यानी शाम होते होते दुकानें बंद कर अपने घरों को चले जाते हैं। औरत जात या अकेले क्या कर रही है? अगर कोई मर्द है अब तक वह सन्नाटा मारे अंदर क्यों बैठा है? ऐसे उमड़ते घुमड़ते तमाम प्रश्न मेरे भय को बढ़ाते जा रहे थे। कोई गाड़ी आ रही हो या सोच मैं फुटपाथ से पक्की सड़क की तरफ 4 कदम आगे बढ़ गया। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। वो क्या कहते हैं कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। विस्की पीने का इरादा दिलो दिमाग से एकदम गायब हो गया था। ऐसे में संकट मोचन हनुमान जी याद आया उनका चालीसा की, प्रभु रक्षा करो प्राणों की। मैं कठिन वक्त में ही भगवान को याद करने वालों की तरह मन ही मन हनुमान चालीसा पाठ करने लगा था।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अल्लाह ने दोहराने लगा। इस चालीसा पाठ के सहारे सड़क पर मैंने 20-25 मिनट और काट दिए। इतने समय में कुल मिलाकर एक जीप और एक पिकअप ही निकली, जबकि फतेहपुर से बछरावा के लिए एक भी वाहन नहीं निकला। अब तक मैंने यह निर्णय ले लिया था कि लखनऊ वापसी के लिए भी कोई साधन मिल गया तो वापस हो लूंगा। जिधर के लिए भी मिल जाएगा साधन, उधर को ही चल दूंगा। बस इस वीराने से जितनी जल्दी फुर्सत मिले उतना अच्छा। हनुमान जी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा लगने लगा, पता नहीं सच क्या था, लेकिन मैं भीतर मजबूत होता महसूस कर रहा था। अजब है मन का भी खेल, ऐसे में जैसा सोचो वैसा ही होता दिखता है। अचानक मेरे मन में आया कि सड़क पर मदद के लिए इधर उधर देख रहा हूँ और जो मदद इतनी देर से सामने खड़ी है उसकी तरफ पूरा ध्यान ही नहीं है। नाहक उससे भूत पिशाच के वहम में थर थर काँप रहा हूँ। यह तय है कि यहाँ आज की रात में इसके अलावा इससे अच्छी मदद क्या कहने भर को भी मदद नहीं मिलने वाली। अभी सवेरा होने में 7-8 घंटे हैं। तब तक इस हालत में रहा तो बच पाना मुश्किल है। मैं वापस बाइक के पास पहुंचा, उसे स्टार्ट करने लगा। 4-5 किक के बाद स्टार्ट हुई। हेडलाइट ऑन कर ट्रैक्टर के पास पहुंचा। अंदर की आहट से यह साफ था कि मुझे ट्रैक्टर की झिर्रियों में से देखा जा रहा है। मैंने करीब पहुंचकर कहा, देखिए मेरी मदद करिए, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। यहाँ से आगे जाने के लिए न कोई साधन मिल रहा है, ना ही कोई छाया जहाँ रुक सकूँ। मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं है। यह बात मैंने इतनी तेज आवाज़ में कही थी कि बारिश के शोर के बावजूद भी अंदर साफ साफ सुना जा सके। छप्पर के ऊपर पड़ी पॉलिथीन पर बारिश की पड़ने वाली बूंदों के कारण पट पट की आवाज़ माहौल को और डरावना बना रही थी। अपनी बात पूरी करने के बाद मैंने कुछ क्षण इंतजार किया कि अंदर से कोई उत्तर मिले, मगर अंदर रहस्यमयी खामोशी छाई रही। मैंने फिर विनम्र शब्दों में कहा कि देखिए, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इस आफत में बस आपसे थोड़ी मदद मांग रहा हूँ। रात भर इस बारिश में रहा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं बीपी हार्ट का भी मरीज हूँ। आपकी थोड़ी सी मदद से मेरी जान बच जाएगी। कोई आदमी हो तो मेरी बात करा दे। इस बार अंदर से आवाज़ आई, अरे एकदम पीछे पड़ गए हो, कहाँ ना कहूँ और ठौर ढूंढ ले आओ। मैंने फिर निवेदन किया, आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस आंधी तूफान में दूर दूर तक कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठौर ठिकाना इस वीराना में कहीं है ही नहीं। आप बारिश रुकने तक बस एक किनारे बैठने भर की जगह दे दें। मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई हो तो मेरी बात करा दे, चाहे तो आप लोग मेरी तलाशी ले लें तब अंदर आने दें। मैं अपनी बातें कहते कहते 5-6 बार चीख चुका था। अंदर से फिर कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा, जमाना तो पैसे का है, कोई क्यों बिना किसी फायदे के किसी की मदद करेगा। फिर अरूप की तोड़ी मरोड़ी एक कहावत उस कठिन परिस्थिति में भी याद आई। वह रहीमदास जी के दोहे को इस तरह कहता था कि रहीमन पैसा राखिए, बिन पैसा सब सुन, पैसा गए न उबरे, मोती मानुष चून। उसने रहीमदास जी के दोहे में पानी की जगह पैसा जोड़ दिया था। सैलरी मिलने में देरी होने पर वह सबके सामने बार बार यही दोहराता था। मैंने सोचा, इस मौसम में यदि यहाँ कहीं होटल या धर्मशाला कुछ होता और मैं वहाँ रुकता तो 1000-2000 तो खर्च हो ही जाते। यह झोपड़ी इस वक्त मेरे लिए किसी होटल से कम नहीं है या डूबते का तिनका नहीं, पूरा लग्जरी क्रूज है। यह सोचते ही मैंने फिर आवाज़ दी, देखिए मैं आपसे मुफ्त में मदद नहीं लूँगा। मेरे पास करीब 400-500 रुपये हैं, मैं वह सब आपको दे दूँगा। इस बार भी कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने अपनी बात थोड़ी और ऊंची आवाज़ में दोहराते हुए ट्रैक्टर पर 2-3 बार दस्तक भी दी। इस बार वह बोली, मगर कुछ खींची ही आवाज़ में, तुम तो एकदम आफत के दिन हो, रुको खोलित है। इसके साथ ही ट्रैक्टर में बंधी चेन के खुलने की आवाज़ आई। फिर वह दरवाज़ा अंदर की तरफ 6-7 इंच खिसका और वह औरत लालटेन लिए सामने आई। लालटेन उसने अपने आगे कर रखी थी। फिर पूछा, क्या बात है,
बताओ काहे पाछे पड़े हो? अत्ती रात में और कहूँ जगह नहीं मिली तुमका? मैंने इस बार उसकी आवाज़ में काफ़ी नरमी देखी। इससे मेरी उम्मीद की दिए कि लौ एकदम भभक पड़ी। मैंने कहा, देखिए मेरी वजह से आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। मैं बाल बच्चों वाला एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए बस। मेरी गाड़ी ठीक होती तो मैं रुकता ही क्यों। फिर मैंने उसे मोटरसाइकिल का पंचर पहिया दिखाते हुए कहा, ये देखिए पंचर है। मैं एकदम मजबूर हूँ, नहीं तो आपसे ना कहता। मेरे पास जो पैसा है सब आपको दे दूंगा। या कहते हुए मैंने यह भी जोड़ा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात पूरी होने के बाद वह कुछ क्षण तक चुपचाप कभी मोटरसाइकिल को तो कभी मुझे देखती रही। फिर मैंने देखा उसने लालटेन एक तरफ रख दी और आधी खुली चेन को पूरा खोल दिया। ट्रैक्टर को पीछे इतना खिसकाया कि अंदर जाने की जगह बन जाए। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह मुझे अंदर रुकने देने के लिए तैयार हो गई है। भूख से तड़पते आदमी के सामने खाने की भरी थाली रखने पर जैसी व्याकुलता होती है, मैं अंदर जाने के लिए वैसे ही तड़प उठा। ट्रैक्टर पीछे खिसका कर उसने पहले से कहीं ज्यादा मुलायम आवाज में कहा, आओ। खुद 2 कदम बाईं तरफ हट गई। मैं मात्र 5 फीट ऊंचे उस दरवाजे से झुककर झोपड़ी में दाखिल हो गया। मैंने जैसा सोचा था झोपड़ी अंदर से वैसी ही नहीं थी। वह काफी बड़ी थी। वह पीछे करीब 16-17 फीट तक चली गई थी। उसकी डायमेंशन कहने भर को आयताकार 15x17 की थी। अंदर जिस तरह से सामान रखे हुए थे उससे साफ था कि वह सिर्फ दुकान नहीं, पूरा एक घर है जिसमें गृहस्थी थी। 2 चारपाइयाँ पड़ी थी। एक तरफ रसोई का सारा साजो सामान था। एक तरफ टिन के छोटे बड़े 2 बक्से थे। एक लालटेन जल रही थी, दूसरी रसोई वाले स्थान पर बुझी हुई रखी थी। एक तरफ एक तार पर कुछ जनाना और कुछ मर्दाना कपड़े टंगे थे। मतलब साफ था कि इस घर में कोई मर्द भी रहता है, लेकिन इस समय वो वहां नहीं था। तब मैं समझ गया कि यह महिला इसी कारण दरवाजा खोलने से इतना हिचक रही थी। मैंने देखा औसत कद से कुछ ज्यादा लंबी और मजबूत जिस्म की सांवली सी महिला की आंखों में कोई संशय या भय के भाव नहीं थे, जबकि मैं जरूर अंदर अंदर भयभीत था। मैं ट्रैक्टर से लगी दीवार के करीब खड़ा हो गया तो उसने ट्रैक्टर बंद कर दिया, लेकिन चेन नहीं बांधी। फिर वह 3-4 कदम दूर पड़ी चारपाई के पास खड़ी हो प्रश्न भरी दृष्टि से मुझे देखने लगी। मैं जहाँ खड़ा था वहां के आसपास की जमीन मेरे कपड़ों से चूते पानी के कारण भीगी जा रही थी। अंदर आते ही 2 बार और छींक चुका था। अब मेरे मन में यह बात उठ खड़ी हुई कि इन गीले कपड़ों का क्या करूं, इन्हें बदले बिना तो बात बनेगी नहीं। इन गीले कपड़ों में रहना और बाहर भीगते रहने में कोई खास फर्क तो नहीं है, मगर चेंज करूं तो कैसे? एक सूखा रुमाल तक तो पास में है नहीं। इसके लिए भी मेरा ध्यान उसी महिला की तरफ गया और मैंने बिना समय गंवाए अपनी बात आगे बढ़ाई। कहा, इस मदद के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आप मदद नहीं करती तो इस वीराने में मेरा न जाने क्या होता। सुबह तक शायद ही बच पाता। मैं जीवन भर आपका एहसानमंद रहूंगा। इस पर वह बोली, बार बार कहत रहे हो खटखटाए लागे हो तो हम कहन की खोली दई, कबे भीगत रहे हो? ना ही हम अत्ती रात में खोलित ना। तुम्हारी हालत देख के हमका लाग तुम नीक मनई हो, कोनो डर ना है। अपने लिए उसके मुंह से नीक मनई सुनकर मैं निश्चिंत हो गया कि इस बारिश के बंद होने तक यहाँ ठहर सकता हूँ। उसकी भाषा ने मुझे जरूर असमंजस में डाल दिया था कि यह कौन सी है, किस क्षेत्र की हिंदी बोली बोल रही है। जहाँ तक फतेहपुर जिले की बात है तो यहाँ भी यह शैली नहीं बोली जाती। मगर क्षण में इस असमंजस को किनारे लगा मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, आपकी बात सही है। मैं नौकरी करता हूँ, मेरा परिवार है, एक बेटा है। फतेहपुर काम से जा रहा था। लखनऊ से जब चला तो मौसम साफ था, बाद में एकदम बिगड़ गया। इसी बीच मैंने एक बात और मार्क की कि पान तंबाकू की वह जबरदस्त शौकीन है। शौकीन ही नहीं बल्कि उसकी लती कहना ज़्यादा सही है। उसके सारे दांत एकदम कत्थई हो रहे थे। उस समय भी उसके मुंह में तंबाकू भरी हुई थी, जिसकी तीखी गंध मेरे नथुनों तक पहुंच रही थी। बिस्तर पर एक बीड़ी का बंडल और माचिस भी दिखाई दे रही थी।
वह अभी भी मुझसे मात्र 3 फुट की दूरी पर खड़ी थी। अब तक मैं सहज हो चुका था, मेरी हिम्मत बढ़ चुकी थी, तो मैंने उससे कहा, मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं कब बदल जाए। अरे हाँ, मैंने आपसे पैसे के लिए कहा था। यह कहते हुए मैंने पैंट की जेब से पर्स निकाला। वह भी पानी से तर था। मैंने पर्स इस ढंग से खोला कि वह भी उसे अंदर तक ठीक से देख सके। उसमें 100, 50 और कुछ 10 के नोट थे। मैंने सब निकालकर, जो सहयोग से 500 ही थे, उसकी तरफ बढ़ा दिए। कहा, मेरे पास इतने ही हैं, इन्हें आप रख लें। उसने बिना एक पल गंवाए हाथ बढ़ाकर नोट ले लिया। अरूप की बात दिमाग में फिर कौंध गई कि पैसा बिन सब सून। मैंने देखा नोट लेते वक्त उसके चेहरे के भाव भी कुछ बदले थे। मैंने कहा, भीगे हैं, इन्हें कपड़ों के नीचे दबाकर रख दीजिएगा, सूख जाएंगे। उसने यही किया। सारे नोट तकिए के नीचे दबाकर रख दिए। नोट रखने के बाद वह उसी चारपाई के आगे खड़ी हो गई, तो मैंने कुछ सकुचाते हुए कहा, कोई तौलिया या अंगोछा दे दीजिए तो अपना पानी पूछ लूँ। मैं यह बात पूरी भी न कर पाया था कि मेरे एक के बाद एक लगातार 3 छींकें आई। छींक बंद होने के साथ ही उसने मुझे अंगोछा दे दिया। मैंने देखा उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी सहयोगात्मक हो रही है। सिर के बाल वगैरह पोंछने के दौरान वह अपनी जगह खड़ी रही। मैंने बाल पोंछने के साथ ही उससे फिर हिम्मत करते हुए कहा, बड़ा संकोच हो रहा है कहते हुए कि अगर एक लुंगी मिल जाती तो मैं इन भीगे कपड़ों को काम भर का सुखा लेता। मेरी इस बात पर भी वह कुछ बोली नहीं, बस तार पर पड़ी लुंगी लाकर मुझे थमा दी और फिर दूसरी वाली चारपाई पर थोड़ा आड़ में बैठ गई। लुंगी देते समय वह जब मेरे ज़्यादा करीब आ गई थी तो मुझे उसके मुंह से देसी शराब का भपका सा महसूस हुआ। मैं हफ्ते में 2-3 दिन पीने वालों में हूँ। मुझे लगा कि मुझे समझने में कोई गलती नहीं हुई है। इसने थोड़ी ही सही लेकिन पी जरूर है, कम से कम 2 घंटे पहले पी है। लुंगी पाते ही मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतार कर उसे पहन लिया और अंगोछा कंधे पर से ओढ़ लिया। फिर कपड़ों को निचोड़कर दीवार पर लगी 2-4 कीलो पर टांग दिया और उसकी तरफ मुखातिब होते हुए कहा, धन्यवाद। असल में यह कहकर मैं उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। वह दूसरी तरफ मुंह किए हुए बैठी थी। आवाज़ सुनते ही वह मेरी तरफ घूम गई। मैं तब तक थक कर चूर हो चुका था। उसको बैठा और दूसरी चारपाई को खाली देखकर मेरा मन बैठकर आराम करने के लिए मचल उठा। मैंने कहा, अब जाकर राहत मिली। घंटों से भीगते रहने के कारण बुरी तरह थक गया हूँ। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने मुझे बैठने को कह दिया। मैं दूसरी चारपाई पर बैठ गया। दोनों चारपाई आमने सामने पड़ी थी। जिस पर वह बैठी थी उस पर दरी, चादर, तकिया सब था। मैं जिस पर था उस पर केवल दरी बिछी थी। लालटेन इन दोनों चारपाइयों के बीच में रखी थी। उसके मटमैले प्रकाश में झोपड़ी का माहौल रहस्यमयी सा लग रहा था। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी और अब मेरी भूख जोर मारने लगी थी। मुझे डिक्की में रखे कबाब, पराठे, रोस्टेड चिकन और विस्की की याद आई। मैंने उससे कहा, मेरी बाइक में कबाब, पराठे, रोस्टेड चिकन मतलब भुना हुआ मुर्गा रखे हैं, आप कहे तो निकाल लाऊं? बहुत थक गया हूँ, भूख लग रही है। मेरी इस बात पर उसने अजीब सा मुंह बनाकर ऐसे देखा मानो कह रही हो, उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ने की बात कर रहे हो। उसने बड़े भद्दे ढंग से उबासी ली, फिर बोली, ले आओ। काफी देर बाद बोली थी। बाहर निकलने पर भीगने से बचने के लिए मैंने उससे छाता मांगा तो उसने एक बड़ी सी पॉलिथीन थमा दी, जिसे ओढ़कर मैं बाइक से कबाब, पराठे, चिकन ले आया। पैकेट को मैंने चारपाई पर रखकर खोला। चिकन कबाब की खुशबू नाक में भर गई। मैंने उससे भी खाने को कहा तो पहले तो उसने नानुकुर की। फिर मैंने कबाब, पराठे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, यह लखनऊ की सबसे मशहूर दुकान का है, संकोच ना कर, बहुत ज़्यादा है, दोनों आराम से खा सकते हैं। कई बार कहने पर वह तैयार हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान की एक लकीर दिखी। वह अपनी चारपाई से उठी और एल्युमिनियम की 2 थाली मेरे सामने रख दी। थाली बड़ी साफ सुथरी दिख रही थी, लेकिन मन मेरा कुछ हिचक रहा था।
मगर अनिच्छा को दबाते हुए मैंने आधे आधे कबाब पराठे और एक एक लेग पीस सहित चिकन थाली में रखकर उसे भी अपने ही चारपाई पर सामने बैठने को कहा तो वह तुरंत बैठ गई, जरा भी हिचक नहीं दिखाई। फिर खाना शुरू हुआ और कोई वक्त होता तो मैं इस तरह का ठंडा कबाब पराठा चिकन कभी नहीं खाता, मगर तब भूख के कारण वे बहुत बढ़िया लग रहे थे। बड़ा अजब अनुभव हो रहा था। बाहर बारिश, एक अनजान झोपड़ी में अनजान महिला के साथ आधी रात को कबाब पराठे चिकन की दावत उड़ा रहा था और मन बार बार डिक्की में रखी विस्की की तरफ जा रहा था, मगर उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हालांकि तब तक यह कन्फर्म हो चुका था कि वह महिला पहले से ही पिए हुए है। उस समय एक चीज उसकी मुझे बड़ी तकलीफ दे लग रही थी, उसका खाते समय चप चप आवाज करना। खाते समय मुंह से आवाज करने पर मुझे इतनी नफरत होती है कि खून खौल उठता है। मन करता है कि सारा खाना उठाकर सामने वाले के सिर पर दे मारूं, मगर उस समय उस आवाज को बर्दाश्त करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जिस स्पीड से उसने 4 पराठे, 6 कबाब और आधा चिकन चट किए, उससे साफ था कि वह उसे बहुत अच्छे लगे थे। खाने के दौरान ही मैंने उससे नाम पूछा तो उसने बताया कमला। मैंने मन ही मन कहा, अजब संयोग है, जिस कमला के पास जा रहा था वहां बारिश ने पहुंचने नहीं दिया, जिसके पास रुकने को विवश कर दिया वह भी कमला। लेकिन दोनों में फर्क इतना है, एक जब बोलती है तो लगता है कि बस उसे सुनते ही रहो, और यह है कि मन करता है कि बस चुप हो जाए। एक फूलों सी मासूम कोमल दिखती है तो दूसरी कठोर सख्त लगती है। खैर, खाना खत्म हुआ। वह एक जग 2 गिलास में पानी भी लेकर आई, जिसे देखकर विस्की की प्यास और बढ़ गई। बाहर बादलों का गर्जन तर्जन बराबर अब भी जारी था। मानसून की पहली बारिश ही उम्मीद से कहीं ज्यादा हो रही थी। मैं बातचीत करके अब तक उसे से घुल मिल चुका था। इस बीच उसने यह बता दिया था कि पति श्यामलाल किसी मुआवजे आदि के चक्कर में लखनऊ गए हैं। आज काम नहीं हुआ तो वह दारुल सफा में ही एक नेता के साथ रुके हुए हैं। उसी ने काम कराने के लिए बुलाया था। 10,000 रुपये भी ले चुका है। बहुत दिन से लटकाए हुए हैं, इसीलिए पति आज उसके पीछे पड़े हैं। उसने बताया कि वो कहीं रहे कि संभाल के रहे हो, अंधियार होते बंद के लिए हो, सवेरे तक खोले हो ना। यह कहते हुए उसने खींचे बादी और बोली, लेकिन तुम ऐस पाछे पड़ी गया हो कि तुमका अंदर बैठा लीन। उसकी हंसी ने मेरा उत्साह बढ़ा दिया। मैंने कहा, पानी ने मजबूर कर दिया, नहीं तो परेशान नहीं करता। फिर मैंने उसकी तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, आप बड़ी हिम्मती हैं। शुरू में तो मैं आपकी हिम्मत देखकर सहमा हुआ था, और सच कहूँ कि इन कबाब पराठों चिकन के साथ मैंने एक बोतल बढ़िया अंग्रेजी शराब भी ले ली थी। वह अब भी डिक्की में रखी है। खाते समय बड़ी इच्छा हो रही थी, मगर मैं आपसे पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं यह कहते हुए उसके चेहरे के भावों को खास तौर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने साफ देखा कि वह भी अंग्रेजी शराब सुनते ही चहक उठी, बस खुलकर बोलने में हिचक रही थी। तो मैंने कहा, आप परेशान ना हो, अगर कहेंगी वह भी खुशी खुशी तभी मैं उसे छूऊंगा। कुछ क्षण चुप रहकर वह बोली, अब यहाँ दारू पिए का मन कही रहा है तो पी ले, जब खाए लिए हो तो पी ले। पहले बताए होते हो कि गाड़ी में रखे हो, जाओ ले आओ। मैंने उसे और चेक करने की गरज से कहा, नहीं, मैंने तो बस आपको बात बताई, आपका मन हो तभी इजाज़त दीजिएगा, वैसे भी अकेले पीने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। इस पर वह हंसी और बोली, अरे जाओ ले आओ, हम देख रहे हैं कि अब तो वही के बिना तुमका चैन न पड़ी, जाओ ले आओ। लेकिन उसे मैंने आखिरी बार टटोलते हुए कहा, छोड़िए, अकेले क्या पीना। इस पर उसने फिर खीसे निकालते हुए कहा, अरे ले आओ, साथे खाए लियन तो वहू माँ दिखबे। उसकी बात और हंसी से मुझे कन्फर्म हो गया कि वह भी पियक्कड़ है। तो फिर मैं वही पॉलिथीन मैंने ओढ़ी और बोतल उठा लाया। रॉयल स्टैग की पैकिंग देखकर वह बोले बिना ना रह सकी कि ये तो बहुत महंगी वाली लग रही। मैंने कहा, हाँ, और ये पूछ रहा था कि आप तंबाकू तो खाती हैं क्या? ये
मैंने बात अधूरी छोड़ते हुए बोतल की ओर इशारा किया तो बड़ी चालाकी से सारी बात मुझ पर थोपती हुई बोली, अब कही तो रहन कि इतना तुम कह रहे हो तो लाओ। बस इसके बाद मैंने गिलास पानी मंगवाया, आमने सामने बैठकर पी। मैं झटके से पीने में यकीन नहीं करता, खाने के साथ धीरे धीरे पीता हूँ, मगर वह गिलास में भरते ही एक झटके में गले में उतार देती। 2 पैक पीने के बाद उसने बीड़ी भी जला ली, मुझे भी पकड़ा दी। मैंने जो सिगरेट खरीदी थी वह भीग कर बेकार हो चुकी थी। बीड़ी पीना नहीं चाहता था, लेकिन उसने इतना दबाव डाला कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसकी हालत देखकर साफ था कि वह पक्की खिलाड़ी है। बाहर रह रहकर बादल गरजते और बरसते भी जा रहे थे। इधर हम दोनों थोड़ी ही देर में पूरी बोतल गटक गए। उसने मुझसे 1 पैक ज़्यादा पी ली थी। मैंने बोतल 2-2 पैक के इरादे से खोली थी, लेकिन कमला जैसी खिलाड़ी के सामने मेरी एक न चली। हम दोनों पर शराब चढ़ चुकी थी। मुझे डर था कि कमला पीकर कहीं बहकने नहीं लगे, लेकिन वह एकदम सामान्य ही दिखी। बस एक गड़बड़ कर रही थी कि बार बार मेरे चेहरे को देखती। जब मैं देखता तो वह मुस्कुराकर सिर नीचे कर लेती। अब मैं सोच रहा था कि या अपनी चारपाई पर चली जाए तो मैं कमर थोड़ी सीधी कर लूं। दरअसल मैं मन में यह ठाने हुए था कि वहाँ सोऊंगा नहीं। मुझे विश्वास नहीं था। मुझे 2 और पैक की बड़ी सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी। पिछले 5-6 सालों से प्रेस क्लब की बैठकी और पैसों की इनकम के साथ साथ पीने की मेरी आदत बहुत बढ़ गई थी। मैं कमला को अपनी चारपाई से जब उसकी चारपाई पर भेजने का रास्ता ढूंढ रहा था, तभी मुझे लगा कि एक बार इस झोपड़ी से फिर बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि पेशाब जोर मार रहा था। मैंने कमला से वह पॉलिथीन फिर मांगी। सोचा कि खाली बोतल भी साथ ही बाहर फेंक आऊंगा, लेकिन कमला बेवजह फिर हंसी और बोली, काहे और लाए का मन है का? उसकी बात सुनकर मैंने मन ही मन कहा, इसने तो हद ही कर दी है। मैं मर्द होकर भी अंदर अंदर से शंकित हूँ, या औरत होकर भी कैसे निश्चिंत है बेअंदाज हुई जा रही है। मैंने कहा, नहीं, अब कुछ है ही नहीं, वो जरा पेशाब के लिए जाना है। तो वह बोली, तो ये बताओ ना, बाहर भीगे की कौन जरूरत, ऐसी चले जाओ। उसने झोपड़ी के एक कोने की ओर इशारा किया। उस कोने में मुझे लालटेन की नाम मात्र की रोशनी में एक टूटा पत्थर रखा दिखा और दीवार में एक नाली भी। साफ था कि ऐसी स्थिति के लिए ही यह व्यवस्था थी। बाकी समय झोपड़ी के सदस्य बाहर ही जाते हैं। वहाँ पेशाब करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जैसी व्यवस्था थी वैसे में बैठना पड़ता। तन पर मेरे खाली लुंगी थी। खाने के बाद अंगोछे से हाथ वगैरह पोंछा था तो वह चारपाई पर ही पड़ा था। बाहर कीचड़, पानी, झोपड़ी के पीछे गड्ढे, डरावना माहौल हो रहा था। अंततः किसी तरह अंदर ही निपट कर अपनी चारपाई पर बैठ गया। कमला अब भी वहीं बैठी थी। मैंने घड़ी पर नजर डाली, 12:30 बज रहे थे। कमला पर नजर डाली तो वहाँ नींद नहीं, शराब की मस्ती सुरूर नजर आ रहा था। मैंने कहा, 12:30 बज रहे हैं, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं उसे एहसास कराना चाह रहा था कि टाइम बहुत हो गया, मगर वह बैठी रही। मुझे लगा ये भी मेरी तरह से शंकित है, इसलिए शायद ये भी जागते रहना चाहती। फिर वह अचानक ही उठी। मैंने देखा उसके कदम कुछ लड़खड़ा रहे हैं। मन में राहत मिली। चलो, या अपनी चारपाई पर गई, अब कमर सीधी कर लूंगा। मगर क्षण भर में उम्मीदों पर पानी फिर गया। वह उसी नाली के पास गई, बड़ी फुहरता से निपट कर सीधे मेरे ही सामने आकर फिर बैठ गई। उसी समय बाहर सड़क पर ट्रक जैसा कोई भारी वाहन बड़ी तेज आवाज करता हुआ गुजर गया। शायद उसका साइलेंसर कहीं से टूट गया था, इसलिए बहुत देर तक उसकी कर्कश आवाज सुनाई देती रही। कमला को देखकर मुझे लगा, चलो यार, नहीं सोती तो ना सोए। बैठी कुछ बतियाती रहेगी तो रात आसानी से कट जाएगी, नहीं तो इसको सोता देखकर मुझ पर नींद हावी हो जाएगी। मगर मैं गलत था। वह बातों का हाँ हूँ जवाब देती और बेवजह हंसती या मुस्कुराती। एक बार तो बादल के गरजने पर वह ताली बजाकर खिलखिला पड़ी।
तभी मेरा ध्यान इस ओर गया कि हमारे उसके बीच जो दूरी थी वह आधी भी नहीं रह गई है। मैं लुंगी कभी पहनता नहीं, वह भी खाली लुंगी, तो उसमें मैं असहज महसूस कर रहा था। उसकी बदलती हरकतें मुझे बहुत असहज करती जा रही थी। मैं फालतू बातें किए जा रहा था। वह हाँ मुस्कुराने के साथ साथ मेरे घुटने पर भी हाथ रख दे रही थी, और एक बार फिर रखा तो हटाया ही नहीं। उसके हाथ को हटाने के इरादे के साथ मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन हटा ना पाया। मेरा हाथ जैसे उसके हाथ से ही चिपक गया। उसने मेरा सारा कंट्रोल बिगाड़ दिया। मैंने उसे हल्के से अपनी ओर खींचा तो वह एकदम मुझ पे ही आ पड़ी, जैसे न जाने कब से इसी का इंतजार कर रही थी। बाहर गरजते बादल, बरसता पानी, वीराने में अकेली झोपड़ी में टिमटिमाती लालटेन का कहने भर का प्रकाश। मैं एक चारपाई पर अनजान महिला के साथ। मैंने लुंगी दूसरी चारपाई पर उतार कर फेंक दी। उसकी धोती, बाकी कपड़े भी उसी पर फेंक दिए और केवल दरी पड़ी उस चारपाई पर लेट गया। वह भी मुझसे चिपकी हुई थी। शराब के नशे में भी उसकी बगलों के तीखे बप के नथनों को परेशान कर गए। उस चारपाई पर हम दोनों रात 3:30 बजे तक रहे। शराब के साथ साथ मैंने उसके तन की भी प्यास बहुत बड़ी पाई। तन की प्यास बुझाने में भी उसका फुहड़पन, बेलौस अंदाज मेरे लिए एकदम नया अनुभव था। तथाकथित सब औरतों की तरह उसमें कोई बनावटीपन नहीं था। एक स्वाभाविक भूख के लिए बिल्कुल स्वाभाविक, बिना किसी छल कपट के सारी क्रिया प्रतिक्रिया बेहिचक पहल थी। 3 बार उसने सफलतापूर्वक शिखर पर चढ़ाई की, मुझे भी वहां तक पहुंचाया। एक अनजान महिला के साथ इतनी पूर्णता के साथ शिखर छूना मेरे लिए अचरज भरा अनुभव था। तीसरी चढ़ाई के बाद उसके चेहरे पर संतुष्टि की ऐसी गाढ़ी रेखा थी कि लगता इससे ज़्यादा संतुष्ट दुनिया में कोई होगी ही नहीं। 3:30 बजे हुआ जब चारपाई से नीचे उतरी तो लालटेन एकदम बुझने वाली थी। झोपड़ी में करीब करीब अंधेरा था। उसने एक बोतल से केरोसिन तेल डाला तो वह फिर तेज हो गई, लेकिन उसका शीशा कार्बन से अब तक बहुत मटमैला हो चुका था। रोशनी में कोई चमक नहीं थी। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन पहले सी तेज नहीं थी। मैंने उठकर लुंगी पहनी और अपने भीगे कपड़ों को टटोला। उसका पानी तो निचड़ चुका था, लेकिन अब भी वे पूरी तरह गीले थे। कमला अपने कपड़े पहनकर दूसरी चारपाई पर बैठ गई थी। मैं अपनी पर बैठ गया तो उसने बीड़ी बंडल माचिस उठाई और एक बीड़ी जलाकर मुंह में लगाया और लंबा कस लेकर ढेर सा धुआं उगल दिया। फिर बिना कुछ कहे बीड़ी बंडल माचिस मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, ले पियो। मैंने भी एक बीड़ी सुलगा ली। इसके पहले मैंने स्कूली लाइफ में दोस्तों के साथ बीड़ी पी थी। जब शुरुआत की थी तब 8वीं में था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब सिगरेट पर आ गया तो बीड़ी छोड़ दी। लेकिन उस दिन कमला के कहने पर मना नहीं कर पाया। एक बीड़ी सुलगा कर कस लेने लगा। मेरे मन में यह बात बराबर चल रही थी कि सुबह होते ही जो भी पहला साधन मिलेगा उसी से वापसी के लिए निकल दूंगा। 4-5 कस के बाद कमला ने चारपाई से हाथ नीचे कर बीड़ी जमीन में रगड़ कर बुझा दी। फिर मुझे देखने लगी। मैंने भी बीड़ी बुझा दी थी। न जाने क्यों मुझे बहुत खराब लगी। मैं कमला से चलने के बारे में बात करने की सोच ही रहा था कि वह फिर धीरे से हंसी। कत्थई दांतों की 2 भद्दी सी लाइनें नजर आने लगी। फिर वह बोली, बहुत पोड़ है, यानी मजबूत मनई हो। उसकी बात का आशय समझकर मैंने उसे छेड़ा, तुम्हारे आदमी से भी ज्यादा। दरअसल मैं इसी के बहाने उसके और उसके पति के बारे में भी विस्तार से जानना चाह रहा था। वह मेरी बात पर फिर मुस्कुराई और बोली, वहू है मगर। फिर इसके आगे कमला चुप हो गई। लगा जैसे उसका कोई पुराना जख्म किसी ने कुरेद दिया। कुछ देर वह वैसे ही बैठी रही। मैंने फिर कुरेदा तो बोली, हमें नींद आ रही, हम सोवे जाए थे, तुम सोइयो का। उसकी भावना को समझते हुए मैंने उसे और कुरेदना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा, नहीं तुम सो जाओ, 4 बजने को है। मैं कुछ देर बाद बाहर देखूंगा, कोई साधन मिले तो वापस चलूं। इस पर वह अलसाई सी बोली, सबेर होए से पहले कुछ ना ही मिले वाला यहाँ।
पानी अबेनू बरस रहा तो और देर लागी। अब 2 घंटा टाइम है, तुम सो लो। मुझे लगा वह सही कह रही है। उसकी बात ने मेरी भी नींद बढ़ा दी। थकान से मेरा बदन टूट रहा था तो मैं भी लेट गया अपनी चारपाई पर। मुझे बस एक ही डर था कि कहीं देर तक सोता ही न रह जाऊं। भूले भटके इसका आदमी आ गया तो क्या होगा। मुझे लेटे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वह उठी और मेरे बगल में चिपक कर सो गई। वह उठकर ऐसे आई थी मानो नींद के कारण होश में ही नहीं है। मुझे बड़ा अटपटा लगा। अब क्या माजरा है। उसका दाहिना हाथ मेरी छाती पर निर्जीव सा पड़ा था। वह ऐसे चिपकी थी कि मेरा हिलना डुलना मुश्किल था। वह बेधड़क अस्त व्यस्त निश्चिंत हो सो रही थी। उसकी इस नींद के कारण मैंने जो 1.5-2 घंटे सोने का इरादा बनाया था वह ध्वस्त हो गया। उसके तन से उठती अजीब सी बदबू मुझे अब परेशान कर रही थी। मेरे दिमाग में यह बात बचने लगी कि आखिर मुझे क्या हो गया था कि ऐसी विकट स्थिति में भी इस महिला के साथ सोया, बिना उसके बारे में कुछ पूछे जांचे जाने समझे। मैंने कैसे इसके साथ अति की सीमा तक बिस्तर साझा किया, खाया पिया साथ में ऐसे कि जैसे न जाने कितनी पुरानी यार हो। और इसको भी देखो, इसे न जाने क्या हुआ है, ऐसे चिपकी है जैसे बरसों बाद मेरे पथ से कोई दूरी निश्चिंत हो चिपक जाती है। मैं बुद्धि को सुलझाने में लगा रहा लेकिन कोई सिरा पकड़ नहीं पा रहा था। जब उसकी देह गंध ने नाक में दम कर दिया तो उसे धीरे से पलक किया और उठकर टट्टर के पास आ गया। टट्टर चैन से बंद था, ताला जकड़ा हुआ था। मैंने झिरी से बाहर देखा, पाँव फटने के संकेत मिल रहे थे। बारिश रात भर बरस कर मानो थक चुकी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी बड़ी थकी हुई लग रही थी। मैंने वापस अपने कपड़ों की हालत देखी, वो अब भी मुझे तकलीफ देने के लिए भीगे हुए थे। मैं दूसरी चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद ही मुझे सड़क पर आवाज़ें सुनाई देने लगी। वाहनों का छुटपुट आना जाना शुरू हो गया था। किसी ट्रैक्टर ट्राली जैसी सुविधा की आस में मैंने गीले कपड़े ही पहन लिए। 5:30 बजने जा रहे थे। मैंने फिर कमला को उठाया। कई बार उठाने पर वह उठी थी। उसकी आंखें, चेहरा सूजे हुए लग रहे थे। कभी मुझे गीले कपड़ों में देखती तो कभी अपने आसपास की चीज़ों को। मेरी तरह उसका भी नशा करीब करीब खत्म हो चुका था, मगर खुमारी जबरदस्त थी। मैंने उससे कहा, कमला, जो मदद तुमने की वह जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं अब जल्दी वापस जाना चाहता हूँ, ये ताला खोल दो। वह मेरी बात पर मेरे चेहरे को एकटक देखती रही। न जाने कुछ देर क्या सोचती रही, फिर थकी सी उठी। अपना चेहरा दूसरी तरफ कर अपनी अस्त व्यस्त धोती, बाकी के कपड़े ठीक किए। दूसरे कोने में रखी बाल्टी से पानी निकालकर हाथ मुंह धोया और धोती के आंचल से ही पोंछा। दूसरी चारपाई के बिस्तर के नीचे रखी चाबी निकालकर ताला खोल दिया। मैंने बाहर झोपड़ी की दीवार के सहारे बाइक खड़ी की थी। बाहर निकलते ही पहले उस पर नजर पड़ी। उसे देखकर बारिश पर बड़ा गुस्सा आया। कीचड़ में स्टैंड स्थिर नहीं रह सका था और मेरी प्यारी बाइक पलटी पड़ी थी। ईंट वगैरह से टकराने के कारण उसकी हेडलाइट भी टूट गई थी और टंकी से पेट्रोल भी बाहर बह गया था। उसे उठाकर किसी तरह खड़ी किया। संयोग से 5 मिनट बाद ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली ही आती दिखाई दी। ऐसा ट्रैक्टर की फट फट करती आवाज़ मैंने दूर से ही पहचान ली और उसे हाथ देकर रुका। वह बछरावा तक जा रहा था। मुझे और गाड़ी चलने के लिए तैयार हो गया। मेरे सामने पैसे की भी समस्या खड़ी हुई। रात में मैंने सारे पैसे तो कमला को दे दिए थे। मैं उसके पास फिर झोपड़ी में पहुंचा। वह झोपड़ी से बाहर नहीं आई थी। मैंने सीधे कहा, कमला, एक मदद और कर दो। मुझे 100 रुपये उधार दे दो। मैं हर हफ्ते इधर से निकलता हूँ, तुम्हें ब्याज सहित 2 गुना दे दूंगा। उसने एक नज़र मुझ पर डालकर कहा, ले जाओ, हम कब ब्याज मांगे, चाहे दियो चाहे ना दियो, है तो तुमरे। मदद मांग जब हम ही का ले लियो तो ये पैसा में का धरा। या कहते कहते उसने 100 रुपये की नोट मुझे थमा दिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, कमला, अगर तुम गुस्सा हो तो इसे रख लो, मैं जाने के लिए कुछ और इंतजाम कर लूँगा।
मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है कमला। मैं कहने भर को भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। मैंने नोट सहित उसकी मुट्ठी बंद कर दी। बाहर ट्रैक्टर वाला इंतजार कर रहा था। चलने को हुआ तो उसने अधिकार पूर्वक रुपया मेरी जेब में डाल दिया और कहा, रख लियो, यहू मदद है, ब्याज का मूलो न चाहिए, मगर हमरे मनाई के सामने हमारी छायो के पास ना आयो। हमार तुम्हार कौन रिश्ता थोड़ा है, जाओ। उसके जाओ कहने में घृणा नजर आई। मैं आगे कुछ बोले बिना ड्राइवर के बगल में ट्रैक्टर के पहियों की भारी मडगार्ड पर बनी सीट पर बैठ गया। मेरी नज़र झोपड़ी के टट्टर से हटी नहीं थी। वह फिर पहले की तरह बंद हो गया था। मैं बचरावा तक इसी रहस्यमयी महिला की गुत्थी सुलझाने में लगा रहा, मगर फिर वही दोहराना पड़ेगा कि सिरा ही नहीं पकड़ पाया था। मैं उस दिन समय से लखनऊ पहुंचने के बाद भी अगले दिन ऑफिस नहीं गया। इतना थका था कि 7-8 घंटा घोड़े बेच कर सोया। उसके पहले बाइक ठीक कराई, एक काम चलाऊ सस्ता मद्दा मोबाइल लिया। संयोग से दोनों सिम सूख जाने के बाद काम करने लगे थे। दोपहर में ही फतेहपुर वाली कमला से बात की। वह छूटते ही ताव दिखाने लगे कि आने को कहकर घर क्यों नहीं आए, फोन तक नहीं किया, रात भर परेशान रही, सो नहीं पाई, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं। खैर जब वह शांत हुई तो मैंने उसे सारी घटना बता दी। कहा कि शायद तुम्ही ने कमला बन के गाँव की उस झोपड़ी में मेरी मदद की। मैंने इस कमला को वह याद नहीं बताया कि उस अनजान रहस्यमयी महिला ने रात भर अपने तन के जरिए जो मदद की या कहें कि ली, वह इस जीवन में कभी नहीं भूलेगी। मैं उसकी मदद को यह सोचकर कभी छोटा नहीं करूँगा कि उसने पानी से बचने में जो मदद की, उसके बदले अपने तन की तपिश मेरे तन से शांत की। यह अलग बात थी कि मैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे करता सहमा सा खुद में सिमटा जा रहा था। मेरी हिम्मत ही नहीं थी उसे छूने की। वह न बढ़ती तो मैं उसकी ओर देखे बिना झोपड़ी के किसी कोने में पड़ा रहता। मैं उस दिन बड़ी देर तक कमला और पत्नी विशाखा को लेकर उलझता रहा। पत्नी बिना बात की बात पर 4 साल के मेरे बेटे हिमांग को लेकर करीब 8 महीने से तब मायके में रह रही थी। तब से झगड़ा बस इस बात को लेकर शुरू हुआ और बढ़ा कि स्कूल में मैं बेटे का नाम हिमांग सिन्हा ही रखना चाहता था, लेकिन वह डेव बेखम सिन्हा लिखाना चाहती थी। मैंने कहा, तुम उसे घर में तो बेखम बुलाती ही हो, स्कूल में हिमांग चलने दो। मगर वह भिड़ गई। मैंने कहा, मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, जब चाहती हो चर्च जाती हो, सारे त्यौहार जैसे चाहती हो मनाती हो, मैं भी उसमें खुशी खुशी शामिल होता हूँ, जबकि तुम हमारे कई त्योहारों को मनाने से कतराती हो। कैस्तों की कलम दवात की पूजा की तुम खिल्ली उड़ा चुकी हो। सर नेम भी तुमने अपनी मर्जी से बदला, खुद को विशाखा सिन्हा कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा सर नेम जोड़ो। तुम्हारे कहने पर मैं अपना घर, माँ बाप, भाई सब छोड़कर अलग रहने लगा, लेकिन तुम्हें इस पर भी संतोष नहीं। तुम मेरा परिचय, मेरा अस्तित्व ही मिटाने में लगी हो। ऐसे आरोप प्रत्यारोप उस दिन खूब हुए थे। फिर अगले दिन वह मायके चली गई थी। तब से बात ही नहीं कर रही थी, बेटे से भी बात नहीं करने देती थी। मैंने मन जानने के लिए एक बार तलाक की भी बात उठाई, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बेटे का नाम स्कूल में डेव बेकम जेवियर लिखवाया था। इतना ही नहीं, सिंगल पेरेंट बन गई। फादर नेम लिखा ही नहीं। मिशनरी स्कूल में वह अपने मन की करने में सफल रही। अगले 4-5 दिन मेरे पहले जैसे ही बीते। कुछ अलग था तो इतना कि फतेहपुर चलने की जल्दी ज़्यादा थी। पहली कमला यानी झोपड़ी वाली कमला से मिलने की उत्कंठा मैं ज़्यादा पा रहा था। मैं जल्दी से जल्दी उसके पैसे वापस करना चाहता था। दूसरी बात यह कि 3 दिन पहले ही मेरे कमीशन के 50,000 मुझे मिले थे। वह जेब में उछल रहे थे। सैलरी के सहारे इतना उछलना तो हो ही नहीं पाता। फिर सैलरी मिलती ही कितनी थी, हमेशा 3-4 हफ्ते देर से मिलती थी। और फिर उस दिन जब मैं निकला फतेहपुर को तो जेब में 10,000 रुपये डालकर निकला। ज़्यादा पैसे ले जाने की वजह यह थी कि वहाँ मैं अगले दिन एक टैक्सी किराए पर लेकर कमला के साथ महर्षि भृगु की तपोस्थली बिटौरा में बनी शंकर जी की विशाल मूर्ति के दर्शन को जाना चाहता था।
कमला कई बार वहाँ चलने की बात कह चुकी थी। उसी से मुझे यह पता चला था कि गंगा नदी काशी हरिद्वार के बाद यह तीसरा स्थान है जहाँ उत्तरमुखी भी होती है। उसके साथ में रेन गांव के करीब यमुना नदी के किनारे भी पिकनिक मना चुका था। तब उसने कहा था, मालूम है तुम्हें, ये हम लोग भगवान कृष्ण के भाई बलराम की ससुराल में पिकनिक मना रहे हैं। पापा कहते थे महाभारत के समय यह बड़ा पवित्र गांव है, महाभारत के समय का यह बड़ा पवित्र गांव है। यहाँ भगवान कृष्ण के चरण पड़े थे। दरअसल वहीं पर यह तय हुआ था कि इन स्थानों पर मैं एक बढ़िया फीचर लिखूं और अपने अखबार में छापूं। इसी क्रम में वह मुझे खजुआ गांव के उस सैकड़ों वर्ष पुराने इमली के पेड़ के पास भी ले गई थी, जिस पर स्वतंत्रता सेनानी जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथियों को कर्नल क्रिस्टाइल ने 28 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी थी। तब से इमली के इस पेड़ को बावनी इमली कहा जाता है। प्रसिद्ध शहीद स्थल अभी भी उचित सम्मान, रख रखाव, विकास की प्रतीक्षा कर रहा है। उसके साथ मैं यहाँ की वह विशिष्ट रामलीला दशहरा मेला भी देख चुका था जो भादो महीने में होती है और यहाँ रावण को मारने के बजाय पूजते हैं। वह भी राम से पहले। लखनऊ से टैक्सी ले जाना ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए धीरेन्द्र से कहकर एक टैक्सी मैंने पहले ही बुक कर ली थी। उस बार मैं मोटरसाइकिल की बजाय अरूप की LML वेस्पा स्कूटर ले गया था, यह सोचकर कि कम से कम पंचर होगी तो इसकी स्टेपनी तो काम आएगी। हालांकि अरूप ने स्कूटर देते समय जो बात कही उससे मैंने यह तय कर लिया कि इसके बाद उससे स्कूटर नहीं लूँगा और अगला कहीं से किसी का कोई काम धाम कराने का पैसा मिला तो एक स्कूटर भी लूँगा। हालांकि उसने मजाक में ही कहा था कि अभी भाभी को ले आ, इधर उधर भटक रहा है, किसी दिन धोखे में पड़ जाएगा। लेकिन उसकी यह बात मुझे पर्सनल मैटर में इंटरफेरेंस लगी थी। मैं करीब 7 बजे बन्नावा गांव वाली कमला की झोपड़ी के सामने फिर रुका। सामने 2 स्टूल पर 2 आदमी बैठे बीड़ी पी रहे थे। पंचर का सारा सामान लगा था। बांस पर मोटरसाइकिल के 2-4 नए टायर ट्यूब टंगे थे। कमला कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने हवा चेक करने को कहा तो उसमें से एक उठा और हवा चेक कर दी। मैंने थोड़ा रुकने की गरज से उससे फतेहपुर तक की सारी जानकारी पूछ डाली। ये भी कहा, थक गया हूँ, क्या थोड़ी देर बैठ जाऊँ? उसने मेरी बात पर कोई ध्यान दिए बिना स्कूटर की तरफ इशारा कर दिया कि उसी पर बैठो। फिर दोनों गप्पे मारने लगे। मैंने दाल गलती न देख जल्दी जल्दी सिगरेट फूंकी और चल दिया फतेहपुर वाली कमला के पास। वहां पहुंचकर पहले अपने मित्र धीर के पास पहुंचा। वह कमला के ही घर में ऊपर किराए पर रहता था। मैं उसी से मिलने कई साल पहले तब गया था जब वह ट्रांसफर होकर फतेहपुर पहुंचा था। वही मैं उसकी मकान मालकिन कमला से मिला। धीरेन्द्र से ही परिचय कराया था। कमला का हस्बैंड वेटनरी डॉक्टर है और पड़ोस के ही जिले कौशाम्बी के एक गांव में तब तैनात था। वह हर सेकेंड सैटरडे को घर जाता आता था। गांव की राजनीति के झमेले के चलते वह ज़्यादा निकल नहीं पाता था। मेरा पहला परिचय बस यूं ही था। दूसरी बार मिला तो मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि उसमें कुछ खास कशिश है और वह बातचीत में इंटरेस्टेड भी है। इस सोच के आते ही मैं हर हफ्ते पहुंचने लगा। फिर कुछ ही दिन में फ़ोन पर हमारी बड़ी देर तक बातें होती और देर रात तक होती। सीधा साधा धीरेन्द्र इसे गलत मानता था, लेकिन फिर उसने अपने को तटस्थ कर लिया। किसी तरह की कोई समस्या न हो इसलिए पहले मैं धीरेन्द्र के कमरे में पहुंचता, उसके बाद कमला के पास, जब उसके दोनों बच्चे सो जाते। इस बार भी मैंने ऐसा ही किया। फिर अगले दिन धीरेन्द्र के साथ ही निकला। उसे पहले उसके ऑफिस में छोड़ा। वह रेलवे में था। राधा नगर की उस कॉलोनी से उसका ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था। इसके बाद कमला के साथ टैक्सी में तय सारी जगहों पर वो आया। फिर शाम को उसे घर छोड़कर मैं सीधा लखनऊ आया। इस बार मैं कमला के पास से लौटकर न जाने क्यों अजीब सी उलझन में पड़ गया था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जितनी देर मैं कमला के साथ रहा उतनी देर बन्नावा गांव वाली कमला हम दोनों के बीच रही। मैं कमला के साथ तन से तो जुड़ा रहा, लेकिन मन भटक रहा था। बार बार झोपड़ी वाली कमला के पास चला जा रहा था और बीच बीच में विशाखा के पास भी। यह उलझन मेरी पूरे हफ्ते नहीं गई, समय के साथ बढ़ती रही।
झोपड़ी वाली कमला से एक बार मैं खुलकर यह बात साफ साफ करना चाह रहा था कि वह वैसे डरावने माहौल में एक अनजान पुरुष के साथ इस तरह क्यों पेश आई, एकदम निसंकोच, एकदम निडर होकर, और फिर जाने के समय ऐसे पेश आए कि जैसे कुछ घटा ही नहीं, एक दूसरे को देखा ही नहीं। रोज रोज की इस बढ़ती उलझन के बीच में महीने भर में 4 बार गया, मगर दुर्भाग्य से हर बार वही सूखा बांस सरीखा लंबा आदमी ही मिलता। मैं हर बार वहां रुकता, हवा चेक कराने के बहाने, हर बार पूरी कोशिश करता, इस आस में दरवाजे पर नजर डालता कि शायद वह खड़ी दिख जाए। इस चक्कर में उस सूखे बांस से फालतू की बातें करता, सिगरेट भी पिलाता, मगर नतीजा 0। वह आदमी मुझे गजब का चतुर और शातिर नजर आया था। लाख कोशिश के बाद भी वह खुलता नहीं था। कोई उम्मीद न देख झक मारकर मैं अपनी राह हो लेता था। 5वीं बार भी हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं मिला। मन में झोपड़ी वाली कमला को लिए पूरी रात राधानगर वाली कमला के साथ बिताई थी। देर रात राधानगर वाली सो गई थी, लेकिन मैं नहीं सो पाया। करीब 125 किलोमीटर गाड़ी चला कर गया था, थका था फिर भी नहीं। थकान शायद कमला के साथ ने उतार दी थी। मैं बेड के सिरहाने टेक लगाकर बैठा था। लाइट का टोटा फतेहपुर का साथ जन्म जन्म का है। इन्वर्टर के सहारे पंखा धीरे धीरे राहत दिए हुए था। निश्चिंत सी कमला बगल में लेटी थी। मैंने उसके चेहरे पर गौर से नजर डाली। वहाँ मुझे वह निश्चिंतता नजर नहीं आई जो झोपड़ी में कमला के चेहरे पर थी। कहने को इस कमला को शारीरिक रूप से सभी, बल्कि मैं भी बहुत खूबसूरत कहूँगा, मगर इस खूबसूरती में मुझे उस स्वाभाविकता की कमी नजर आ रही थी जो झोपड़ी में थी। झोपड़ी वाली कमला के तन की वह दिमाग में पहुंच जाने वाली तीखी गंध मुझे ज्यादा मादक लग रही थी उस सोई हुई कमला के कॉस्मेटिक सुगंध से। इस सोई कमला के तन की अपनी मौलिक नैसर्गिक गंध तो कहीं से अपना एहसास करा ही नहीं रही थी। सारी नैसर्गिक ब्यूटी तो इसके केमिकल वाले स्प्रे ने सोख ली थी। जिस नैसर्गिक ब्यूटी का मैं दीवाना हूँ वह मुझे पूरी तरह से विशाखा में मिली थी। इसीलिए मैं उसका दीवाना बना और अब भी हूँ और आजीवन रहूँगा। मुझे इस चीज़ का अच्छी तरह एहसास है कि अपने लिए मेरी इस दीवानगी का ही विशाखा पूरा फ़ायदा उठाती है। मेरी यह मनोदशा जब मैं सुबह लखनऊ के लिए चला तब भी बनी रही। मन में झोपड़ी वाली कमला के पास पहुंचने की जल्दी थी, जिससे मिलने की कोशिश महीने भर से कर रहा था। उस दिन मेरे भाग्य ने साथ दिया। मैं जब 11 बजे उसकी झोपड़ी के सामने रुका तो वह उसी स्टूल पर बैठी मिली जिस पर उसका वह लंबू बांस सा सूखा पतला आदमी मिलता था। ऐसा दुबला स्केल्टन जैसा आदमी कभी कभार ही देखने को मिलता है। कमला को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। जल्दी से गाड़ी खड़ी की, उसके करीब पहुंचकर मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो कमला? का ठीक है ना, हमका का बाबा, अब का काम हो गए? मुझे लगा शायद पहचान नहीं पाए तो मैंने फिर कहा, कमला पहचाना नहीं क्या? उसने सड़क की दूसरी तरफ देखते हुए कहा, रात ही भर घर में राखन और बतावत हो पहचानी बिना, आज गाड़ी बिगड़ी है का? उसका इस तरह टेढ़ा बोलना मुझे खल गया। मैंने कहा, नहीं, तुमसे जो पैसे उधार लिए तो वह देने आया हूँ। या कहते हुए 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने बिना एक पल देर किए नोट लेकर ब्लाउज में अंदर तक खोस लिया। फिर सड़क पर ऐसे देखने लगी जैसे देख रही हो कि कोई देख तो नहीं रहा। मुझे उम्मीद थी कि वह 500 देखकर कहेगी कि या तो ज़्यादा है, 200 की बात हुई थी, लेकिन वह तो ऐसे लेकर बैठ गई कि मानो बरसों से इतने ही का इंतजार कर रही थी और फिर मिलने की उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन अचानक ही मिल गई। उसके व्यवहार ने मेरे उत्साह पर घड़ों पानी डाल दिया। फिर भी मैंने कहा, कमला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस पर वह बड़ी बेपरवाही से बोली, काहे हमार तुमसे कौन रिश्ता जौन हमसे बात करे चाहत हो? पानी में भीगो ना, मार वहाँ हाथ जोड़े जात रहो तो घर में ठौर दे दीन तो तुम हमइन का लूट लियो। न जाने कैसे बतियात रहो कि हम समझिन ना पाइन। वही पर ऐस दारू पिया कि हम बौराए गए। न जाने कौन मंत्र टोना मारो कि हम समझन ना पाइन। जबले जाने तबले तो तुम भाग लेने रहे, अब इतने दिन बाद फिर आए हो। देखो कि अकेले बैठ बस मन लहराए गवा, ठारो ही गया के चलो फिर लूटो यही का। मुला बार बार थोड़ो बोरोई बे, होईगा एक बार होईगा, अब ठारी का हो जाओ।
वही क्या आवे का बखत हो रहा, जाओ, आज गाड़ी नहीं बिगड़ी और पानी नहीं बरस रहा, जाओ। कमला ने अप्रत्याशित रूप से ऐसा विस्फोट किया कि मैं कांप उठा। पैरों तले जमीन खिसक गई, पसीने पसीने हो गया। वह इतना भरी होगी, अंदर अंदर मैंने कल्पना तक ना की थी। मैंने उसके साथ छल किया, लूटा, अकेला जान नशे में करके उसे यूज किया। या ऐसे इल्जाम थे जो असहनीय थे, और या भी कि मुझे बरसों बरस जेल की हवा खिला सकते हैं। मैंने महसूस किया कि मैं अंदर से कांप रहा हूँ। कुछ क्षण अवाक सा उसे देखने के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की, फिर जितना तेज वहाँ से चल सकता था चल दिया। बीच में कहीं गाड़ी नहीं रुकी, सीधे लखनऊ घर पर रुका। मैं अब तो परेशान रहा उसकी बातें याद कर करके। उसने महज संयोगवश हुई सारी बातों को बड़ी खूबसूरती से एक साजिश का रूप दे दिया था। स्वयं पहले से नशे में थी, धुत थी। अंदर से काफी देर तक मुझे देखकर बात करके तसल्ली करने के बाद दरवाजा खोला था। साजिश तो स्वयं की, और साजिश करता मुझे कह रही थी। इस बीच राधानगर की कमला से बात करता रहा, लेकिन वहां भी वही डर कहीं मन में बैठ गया कि कहीं यह भी किसी दिन ऐसे ही आरोप न मर दे। आए दिन ऐसे केस आ रहे हैं कि 2-2, 3-3 साल बाद यौन शोषण का आरोप लगा लगा कर बहुत सी औरतें लोगों को तबाह कर दे रही हैं, जेल भिजवा दे रही हैं। फैसला देने वाले न्यायमूर्ति तक नहीं बच रहे। यह डर मुझे इस कदर सताने लगा कि मैंने तय कर लिया कि राधानगर वाली कमला से भी तौबा। वह भी कौन सा मुझ पर जान छिड़कती है। जिस दिन पति के आने का प्रोग्राम होता है उस दिन आने से तो सख्ती से मना ही करती है। फोन पर भी 2 मिनट बाद भी नहीं करती। उसके प्यार मोह में उस बारिश की रात मरते मरते बचा। कितने नखरे दिखाती है। उन्हें जितना उठाता हूँ उतना विशाखा के उठाऊं तो वह हाथों हाथ लेगी। इन उलझनों के बीच रह रहकर मुझे बेटे और विशाखा की याद अब बहुत ज्यादा कचोटने लगी। फिर एक दिन सारे अहम सारे शक हटाकर विशाखा के पास पहुंचा। पहले तो वह सख्त बनी रही, लेकिन बच्चे के भविष्य और बेटे की बार बार मेरे पास चलने की जिद गाड़ी को पटरी पर ले आई। मगर विशाखा अब भी कहीं अहम के दायरे से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई थी। तो गाड़ी पटरी पर दौड़ सके या सोचकर मैंने कहा, नाम वगैरह जो चाहो करो, मगर ऐसी बातों के लिए जीवन निरस न बनाओ। सिंगल पेरेंटिंग तपता रेगिस्तान सरीखा है, जिसकी तपिश जीवन भर जलाती है और जला जला कर ही खत्म कर देती है। उसकी शर्तों को सुनकर मैंने कहा, हम एक परिवार हैं विशाखा, कोई पॉलिटिकल पार्टीज का समूह नहीं कि मिनिमम साझा प्रोग्राम के तहत परिवार चलाएं। कई बार की कोशिशों के बाद अंततः मैं उसे साथ लाने में सफल हो गया। घर आने से पहले मेरी इस बात को उसने बचकानी हरकत कहा था कि धार्मिक आस्था हमारे बीच टकराव बन रही है, तो क्यों ना हम दोनों अपना अपना धर्म छोड़कर कोई तीसरा धर्म अपना लें। उसके घर आने के बाद बेटे हिमांग के साथ मुझे लगा जैसे स्वर्ग मिल गया। मैं उस वक्त चौंक गया जब मैं सदैव की भांति अकेले ही मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा कर रहा था, तो वह स्वयं ही बेटे के साथ उसमें शामिल हो गई। उसके बदले रूप ने मुझे ऐसा बदला कि मैंने राधानगर वाली कमला को फोन करना भी बंद कर दिया। मुझे लगा यह सब करके मैं अपने ही हाथों से अपने घर संसार में आग लगा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह कि यह सब होने के बाद मुझे अपनी जिंदगी बड़ी स्मूथ लगने लगी। इसी बीच मेरे लिए एक अच्छी खबर और रही कि दिल्ली के एक जिस बड़े अखबार में जाने की कोशिश मैं बहुत दिनों से कर रहा था, एक केंद्रीय मंत्री से पूरा जुगाड़ लगाया था, वह काम करीब करीब हो गया था। अच्छी सैलरी, बड़ा अखबार दोनों थे। मंत्री जी की कवित्री पत्नी ने इस काम में अहम भूमिका निभाई थी। अपनी इस नौकरी से 2-4 दिन में इस्तीफा देने का निर्णय कर चुका था। यह निर्णय मैंने विशाखा से विचार विमर्श कर किया था। इस्तीफे का निर्णय लेने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था। इसी बीच एक दिन पहुंचा तो सीनियर रिपोर्टर एक रेड की बड़ी रिपोर्ट लेकर हाजिर हुआ। एसटीएफ ने एक बड़ी रेड बन्नावा के पास ही कर हथियारों और बम बनाने के सामान के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। शुरुआती जांच में गिरफ्तार लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए निकले थे। रिपोर्ट पर एक नज़र डालकर मैंने रिपोर्टर से कहा, क्या ज़रूरत है इस मुद्दे पर इतनी मेहनत करने की? जानते तो हो यह सब अपने अखबार में छप नहीं सकता।
उसने तर्क दिया, लेकिन सर यह आज की बहुत बड़ी खबर है। देखिएगा कल यह सारे अखबार की सबसे बड़ी खबर होगी। अपने में ना फर्स्ट लीड सेकंड लीड खबर तो जानी ही चाहिए। उसने एक के बाद एक तमाम तर्क दे डाले। वह अपनी मेहनत जाया नहीं होने देना चाहता था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, देखता हूँ फर्स्ट लीड लायक रही तो फर्स्ट लीड ही बनेगी। उसके जाने के बाद मैंने रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी। उसकी बात सही थी, बड़ी खबर थी। टीवी चैनलों पर दोपहर से ही यह खबर चल रही थी, सबसे पहले दिखाने के दावे के साथ। लेकिन हमारे रिपोर्टर ने कई ऐसी बातें कही थी जो किसी चैनल पर नहीं थी। रिपोर्ट पर पढ़कर मैं भीतर भीतर डर गया। रेड वहीं पड़ी थी जहां बारिश में मैंने पूरी रात कमला के साथ बिताई थी। जिसे कमला जाना समझा था, वह कमला नहीं कुलसुम थी। वह कमला नहीं कुलसुम थी। उसका बादशाही का सुखैला पति श्यामलाल नहीं, लियाकत खान था। उसके साथ पकड़े गए लोगों का पूरा नेटवर्क आसपास के जिलों से लेकर लखनऊ असम तक था। कुलसुम को लियाकत पश्चिम बंगाल के एक जिले से भगा कर लाया था। उसका पति मीट शॉप चलाता था। उसके 4 बच्चे थे। लियाकत ने वहीं संपर्क साधा और कुलसुम को फुसला कर भगा लाया था। कुलसुम और उसका पति एक बार घुसपैठिए के तौर पर पश्चिम बंगाल में ही पकड़े गए थे, लेकिन जल्दी ही एक स्थानीय नेता ने मामला रफा दफा करा दिया था। उसी घुसपैठिया कुलसुम के घर लियाकत ने घुसपैठ की और उसे भगा लाया। लियाकत पर आगजनी लूटपाट के कई केस दर्ज थे वहाँ, इसलिए वहाँ से भाग निकला था। रिपोर्ट में रिपोर्टर ने कई प्रमाणों के साथ सरकार की समय समय पर स्वीकारोक्तियों को कोट करते हुए स्पष्ट लिखा था कि सरकार ने सदन में ही यह माना था कि 2001 में ही इनकी संख्या 2 करोड़ के ऊपर है। फिर उसने लिखा कि 2015 में तमाम रिपोर्टों गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो करीब 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए देश भर में फैले हुए हैं। असम पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि यह कई जगह स्थानीय मूल के लोगों को लूटते रहते हैं, बस्तियों पर कब्जा कर रहे हैं, जला रहे हैं, मार रहे हैं। दंगे इतने बड़े पैमाने पर इतने भयावह हो रहे हैं कि सेना लगानी पड़ रही है। तमाम सीटों पर ये निर्णायक संख्या में वोटर बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में तो ये करीब 38 सीटों पर निर्णायकों की हैसियत में है। इसलिए कई राजनीतिक दल इनका वोट बैंक की तरह प्रयोग कर रहे हैं। उनके राशन कार्ड, वोटर कार्ड सब बनवा रहे हैं। वो नाराज ना हो इसके लिए देशद्रोह जैसे उनके कामों को अनदेखा कर रहे हैं। इससे इनकी हिम्मत इतनी आसमान छू रही है। कई भयावह तथ्यों के साथ यह भी जोड़ा कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। और एक दो नहीं, असम और पूर्वोत्तर के 26 छात्र संगठनों ने मिलकर पूर्वोत्तर छात्र संगठन का गठन कर देश के लिए आंदोलन चला रखा है। रिपोर्टर ने बड़ी बेबाकी से यह भी लिखा कि इन घुसपैठिए चूहों में से यदि एक दिन में आधा किलो अनाज खा रहा है तो 5 करोड़ घुसपैठिए देश के 125 करोड़ लोगों के हिस्से का डेली करीब 2.5 करोड़ किलो अनाज चट कर जाते हैं। यहाँ का खा पी भी रहे हैं और पत्तल में छेद भी कर रहे हैं। यहीं के कुछ भेदियों के संग मिलकर जहाँ मौका पाते हैं वहीं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के खून के प्यासे बन जा रहे हैं। रिपोर्टर ने बड़ी खोजबीन के साथ तथ्य यह बताया था कि औसतन 7-8 लोगों का इनका परिवार गली सड़कों में दिन में करीब 5 कुंतल कूड़ा बीनते हैं, जो औसतन 600 रुपये कुंतल के हिसाब से कबाड़ी खरीदता है। इस तरह से महीने में करीब 90,000 रुपये कमाते हैं। 20,000 खर्चे के निकाल कर 70,000 महीना बचाते हैं। साल भर में 9-10 लाख रुपया इकट्ठा कर छोटा मोटा मकान बनाते हैं, फिर चोला बदल कर यहीं के लोगों में घुल मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, ये सब कमला, बिमला, श्यामलाल, रामलाल, राधे श्याम जैसे नाम रखकर अपनी पहचान छिपाए रहते हैं। उस दिन अपने सीनियर रिपोर्टर के काम की तारीफ किए बिना मैं नहीं रह सका। उसने सप्रमाण यह भी बताया कि लखनऊ शहर में ही इन चूहों की संख्या लाखों में है, लेकिन वोट के खेल के चलते पार्टियां चुप हैं। देश को भीतर ही भीतर कुतर रहे इन चूहों की तरफ से मुंह मोड़े हुए हैं।
सुरक्षा एजेंसियों की सारी रिपोर्ट्स कूड़े कचरे में डाल दी जाती है। उसकी रिपोर्ट के इन हिस्सों को पढ़ते हुए मुझे कुछ माह पहले एक बड़े विख्यात लेखक पत्रकार विभांशु दिब्याल जी का उपन्यास गाथा लंपट तंत्र की याद आ गया। उन्होंने उपन्यास में लखनऊ में इन घुसपैठियों की स्थिति का एक हल्का सा खाका खींचा था। मैं पूरी रिपोर्ट पढ़कर दंग रह गया कि देश किस खतरे के मुहाने की तरफ बढ़ता जा रहा है और सब चुप है, अपने अपने स्वार्थ के आगे मुंह सिए हुए हैं। कुछ बोलते हैं तो सिर्फ बोलकर ही इतसरी कर लेते हैं। बिना वजह की बात पर भी चीख पुकार करने वाला मीडिया भी चुप है। वह मीडिया जिससे नेपोलियन बोनापार्ट भी थर्राता था। मेरे अखबार में तो खैर पहले ही कई मुद्दों पर खामोश रहने की हिदायत थी, उसमें यह मुद्दा भी शामिल था। लेकिन उस समय मैंने यह तय कर लिया कि आजकल में तो इस्तीफा देना ही है, चाहे जो हो। या रिपोर्ट और बेहतर करके छापूंगा, कार्रवाई पर सारी जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए इस्तीफा दे दूंगा। मैंने एकदम आखिर समय में उसे लीड न्यूज़ के तौर पर प्रिंट होने भेज दिया। अगले दिन जैसा अनुमान था वही हुआ। प्रबंधन ने क्लास ली तो मैंने दबने के बजाय इस नीति को अखबार के लिए घातक बताते हुए इसे पेपर हित में उठाया गया कदम बताया था, और यह भी कहा कि अगर मैनेजमेंट इसे गलत समझता है तो मैं सहमत नहीं हूँ। रिपोर्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐसी स्थितियों में काम करना संभव नहीं है। मैनेजमेंट को मुझसे ये उम्मीद नहीं थी, सो वो अवाक थे। लेकिन मुझे निकलना था तो निकल लिया। रिपोर्टर को समझा दिया कि निश्चिंत रहे, कुछ नहीं होगा। मैं उस वक्त बड़ा संतोष महसूस कर रहा था कि चाहे जैसे हो मैं अपना कर्तव्य कुछ हद तक पूरा कर सका। उस रात और अगले कई दिनों तक मैं यह सोच कर परेशान होता रहा कि मैंने न सिर्फ पूरी रात एक घुसपैठिए के साथ, देश को कुतरने वाले के साथ बिताई, बल्कि शारीरिक संबंध भी पागलपन की हद तक बनाए। और इतना ही नहीं, देश के इन विरोधियों के खिलाफ गुस्सा तो खूब भरा है। सबको दोष दे रहा हूँ, लेकिन जांच टीम के पास खुद जाकर पूरा वाकया बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। इससे जांच टीम को शायद कुछ मदद मिल जाए। लेकिन मेरे कदम हर बार थम जाते या सोच कर कि यह कदम उठाने पर शारीरिक संबंधों की भी पोल खुलेगी। तब जो होगा वो होगा, लेकिन विशाखा क्षण भर को यह सहन नहीं कर पाएगी। मैं इस असमंजस में दिल्ली जाने की तैयारी में लग गया कि अपना घर बचाऊं या अपने 125 करोड़ देशवासियों के हित की भी देखूं। समझ नहीं पा रहा हूं कि जाने कभी इस असमंजस से बाहर निकल पाऊंगा, जांच टीम के सामने पहुंचकर सारी बात कह भी पाऊंगा या नहीं। धन्यवाद मित्रों।